So, good morning, all of you. I am Prabhakar Kumar, and today I am going to discuss on the topic of respiratory system disorder. मेनली उसमें अस्थमा देखेंगे। तो बेसिकली उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो रिस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? तो रिस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प्स इन ब्रीथिंग। तो आप लोगों को पहले से ही पता है रिस्पिरेशन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? ब्रीथिंग। मीन्स इनहेलेशन एज वेल एज एक्सेलेशन प्रोसेस इन्वॉल्व रहता है। तो इसमें ब्रीथिंग में मेनली दो स्टेप रहता है। इनहेलेशन मीन्स intake of oxygen and exhalation means removal of CO2 from our body। क्लियर? तो इसमें हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम में मेन ऑर्गन कौन कौन सा इन्वॉल्व रहता है? नोज, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स। तो लंग्स जो है ना वन पेयर में हमेशा इन्वॉल्व रहता है, ठीक है, राइट लंग्स एज वेल एज लेफ्ट लंग्स। तो ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन इन द बॉडी। एंड ऑक्सीजन का मेन रोल क्या रहता है हमारा बॉडी में? कोई भी चीज को ऑक्सीजन बेसिकली क्या करता है, जो एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है, जो कि हमारा सेल को चाहिए होता है कोई भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट है आपका फंक्शन ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम। तो रिस्पिरेटरी सिस्टम मतलब वही हो गया जो हमारा जो मीन्स जो हमारा बॉडी का पार्ट जो इनहेलेशन एज वेल एज एक्सेलेशन में रोल प्ले करता है। तो इसका मेन फंक्शन कौन कौन सा है? तो आपका गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। गैसियस एक्सचेंज में मीन्स क्या? O2 का इनहेलेशन में एंड CO2 का एक्सेलेशन में। इसके अलावा और क्या करता है? एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करता है। कैसे? क्योंकि CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो क्या होगा? एसिडिक pH होता है ना, CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से। तो CO2 को रिमूव करके वो क्या करता है? एसिडिटी को रिमूव करता है, मीन्स एसिडिक pH को क्या करता है? न्यूट्रलाइज करता है। देन इसका और एक क्या रोल है? स्पीच प्रोडक्शन। स्पीच प्रोडक्शन में मतलब क्या, जो हम कुछ भी बोलते हैं तो उसमें हेल्प करता है। मेनली हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम का माउथ भी पार्ट है, नोज भी है। तो हम लोग जानते हैं ना, जो हमारा लैरिंक्स जो है वॉइस प्रोडक्शन में हेल्प करता है। देन इट प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द हार्मफुल पार्टिकल। ये हमारा बॉडी को प्रोटेक्ट भी करता है हार्मफुल पार्टिकल को इंटर होने के लिए। हमारा नोज है, नोज में क्या रहता है? सीलिया प्रेजेंट रहता है। सीलिया मीन्स क्या है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर। तो वो क्या करता है ना, डस्ट पार्टिकल को फिल्टर कर लेता है, जिसकी वजह से डस्ट पार्टिकल हमारे बॉडी में इंटर नहीं करते हैं। देन आता है व्हाट इज अस्थमा, क्योंकि हमको किस पे आज देखना है? अस्थमा के ऊपर में। तो अस्थमा बेसिकली क्या है? क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज ऑफ एयरवे। तो अस्थमा जो है ना ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून मीन्स क्या? हमारा खुद का ही बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या करता है? हमारा जो नॉर्मल सेल्स है ना बॉडी का, उससे फाइट करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? क्रोनिक मीन्स तो जानते हैं, जो ऐसा डिजॉर्डर जो लंबे समय तक रहता है। एंड इसमें क्या होता है? इन्फ्लामेशन होता है। तो इन्फ्लामेशन होगा तो जो इन्फ्लामेशन का सिम्टम है आपका रेडनेस, स्वेलिंग, पेन, ये सब तो दिखेगा ही। तो ये सब होने की वजह से क्या होता है? जो ब्लड वेसल जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा। या हमारा ट्रैकिया जो एयरवे जो फ्लो होता है ना, एयरवे किसको बोलते हैं? जिसके थ्रू ऑक्सीजन या CO2 का पासेज होता है, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो विंड पाइप, ठीक है, जिसके थ्रू क्या है? एयर पास होता है। तो वो क्या होता है? नैरो हो जाएगा, मीन्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जा रहा है, ठीक है। कॉन्स्ट्रिक्ट होगा तो क्या होगा? नॉर्मली डायलेट रहता है तो ऑक्सीजन का फ्लो अच्छा रहेगा। लेकिन वही अगर कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? फ्लो कम हो जाएगा। सेकेंड क्या है? डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, जिसकी वजह से क्या होता है? ब्रीदिंग, सांस लेने में भी प्रॉब्लम फील होगा। एंड एयरवे बिकेम सेंसिटिव एंड सोलेंट। इससे की वजह से क्या होता है? जो हमारा जो एयरवे रहता है ना, जिधर से एयर का मूवमेंट होता है, वो क्या हो जाता है? सेंसिटिव मीन्स क्या है? जो इजीली जो है कोई सा भी डस्ट पार्टिकल या इन्फेक्शन उस पर अटैक कर दे सकते, ठीक है। एंड जिसकी वजह से क्या होगा? इन्फ्लामेशन कॉज करेगा। तो वो क्या होगा? पार्ट स्वेलिंग हो जाएगा। फिर आता है आपका डिफिनेशन ऑफ अस्थमा। तो अस्थमा इज ए क्रोनिक कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय द इन्फ्लामेशन, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन एंड इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन लीडिंग टू एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। तो अस्थमा क्या है? क्रोनिक कंडीशन है, ठीक है, लंग्स का। इसमें क्या होता है? इन्फ्लामेशन होता है। इन्फ्लामेशन होने की वजह से क्या होगा? ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन। हम लोग जानते हैं हमारा लंग्स किससे बना होता है? ब्रोंक्यूल से, ठीक है। तो ये ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो जिसकी वजह से क्या होता है? जो हमारा जो एयरवे का जो है, जो सैक है जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, वो एरिया स्मॉल हो जाए, मीन्स इंटरनल डायमीटर उसका रिड्यूस हो जाएगा। एंड वहाँ से क्या होता है? ड्यू टू इन्फ्लामेशन म्यूकस प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। तो हम लोग जानते हैं जब हम लोग को सर्दी या कफ होता है तो ऐसा फील होता है ना, जो चेस्ट में कुछ कफ सा या म्यूकस फंसा हुआ है, जिसकी वजह से क्या होता है?
ऑक्सीजन का मीन्स ब्रीथिंग में प्रॉब्लम करता है। क्लियर? तो ये क्या होता है हमारा, ये क्रोनिक है, मीन्स हम लोग को सर्दी यार होता है तो टेम्पोररी थोड़ा ही दिन के लिए होता है ना, लेकिन अस्थमा में क्या होता है लॉन्गर ड्यूरेशन तक रहते हैं। तो ये इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, अस्थमा। क्लियर? फिर आता है आपका कॉजेज ऑफ अस्थमा। तो मेन कॉजेज कौन सा है, जेनेटिक फैक्टर, मीन्स क्या जो फैमिली हिस्ट्री पहले से किसी को होगा तो। फिर आता है इन्वायरमेंटल एक्सपोजर। इन्वायरमेंटल एक्सपोजर में देखते हैं ना कभी कभी क्या होता है, कुछ किसी को कोई पेड़ का जो होता है ना पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन सबको पता है, फूल में जो प्रेजेंट रहता है, पराग शायद बोलते हैं ना, हाँ, तो उससे एलर्जी होता है। मतलब क्या, जो उसमें कुछ ऐसा केमिकल मीडिएटर रहता है जो हमारा बॉडी में इंटर करने से क्या करता है और एलर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है? एलर्जेंस भी होता है, एलर्जेंस ऐसा चीज जो एलर्जी प्रोड्यूस करे। ठीक है? फिर आता है आपका रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन। रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन किसको बोलेंगे, जो हमारा निमोनिया हो गया या जो रिस्पिरेटरी सिस्टम पे इफेक्ट करता है। ठीक है? तो वैसा डिजॉर्डर होने की वजह से भी क्या होता है हमारा एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट होगा, मीन्स जाम हो जाता है ड्यू टू म्यूकस फॉर्मेशन और ड्यू टू ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। फिर आता है ट्रिगर्स ऑफ अस्थमा। तो बेसिकली जो कॉमन जो ट्रिगर कौन कौन सा, अस्थमा ट्रिगर मतलब क्या, जो अस्थमा को कॉज करता है, मीन्स उसको नहीं बोलते स्विच देता है, जैसे हम स्विच देते हैं तो बल्ब जलते हैं, तो इससे ये सब कुछ ट्रिगर पॉइंट है जो अस्थमा, इसको इसके वजह से क्या होता है अस्थमा कॉज करता है। तो पहला कौन सा है, डस्ट। सेकेंड आ जाएगा पॉलन ग्रेन। फिर आता है स्मोक। फिर आता है आपका पॉल्यूशंस, कोल्ड एयर। कभी कभी देखते हैं ना एक्सट्रीम कोल्ड एयर भी चला जाता है तो क्या करता है हमारा मीन्स अंदर का रिस्पिरेटरी ट्रैक को क्या करता है ब्लॉक कर देता है म्यूकस फॉर्म करके। फिर आता है एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज भी समटाइम्स क्या होता है, जो मीन्स इतना ज़्यादा कर लिया तो वो क्या करता है हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम ऑक्सीजन डिमांड बढ़ा देता है। ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगा तो हमारा रिस्पायरेशन रेट बढ़ जाएगा, एंड जिसकी वजह से क्या होता है हमारा बॉडी मीन्स उतना ऑक्सीजन डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाता है। फिर स्ट्रेस। स्ट्रेस मतलब क्या होता है, जो ज़्यादा कोई भी चीज़ के बारे में मतलब क्या होता है जो सोचना या टेंशन लेने की वजह से। ठीक है? तो ये सब जितना भी है ना, ये सब ट्रिगर्स है जो क्या करता है हमारा अस्थमा अटैक करता है। क्लियर? फिर आता है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ अस्थमा। तो बेसिकली अस्थमा में क्या होता है, एयरवे बिकम इन्फ्लैम्ड। तो हमारा एयरवे मीन्स किसको बोलते हैं, जैसे ब्लड वेसल्स है ना जिसके अंदर ब्लड फ्लो होता है, वैसे एयरवे हो गया जिसके पाइप रहता है जिसके थ्रू एयर का मूवमेंट होता है, तो वो क्या होता है इन्फ्लैम हो जाता है। इन्फ्लैम मीन्स क्या, जो उसका इन्फ्लामेशन हो गया। तो इन्फ्लामेशन होगा तो ऑब्वियसली वहाँ क्या होगा, स्वेलिंग होगा, लॉस ऑफ फंक्शन होगा, पेन होगा, रेडनेस होगा। तो जो भी इन्फ्लामेशन का सिम्टम है वो दिखेगा। स्मूथ मसल्स क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है? देन एक्सेस म्यूकस इज प्रोड्यूस्ड। म्यूकस सिक्रेशन बढ़ जाएगा। म्यूकस सिक्रेशन बढ़ने की वजह से क्या होगा, एयर बिकेम, जो एयरवे जो है क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, क्योंकि पहले उससे कॉन्स्ट्रिक्ट तो था ही, उसके अंदर अगर म्यूकस का प्रोडक्शन होगा तो म्यूकस क्या है, विस्कस फ्लूइड है, वो अंदर का लेयर पे ही तो जमा होगा ना, और पहले से कॉन्स्ट्रिक्ट था और भी ज़्यादा मीन्स क्या, जो रास्ता एयर का क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है? जिसकी वजह से क्या होगा, ब्रीदिंग करने में प्रॉब्लम होगा। इतना तक क्लियर? तो बेसिकली अस्थमा में क्या होता है ना, ये हमारा हेल्दी कंडीशन है। ठीक है? इसके थ्रू एयर का मूवमेंट होता है। लेकिन अस्थमा वाला केस में क्या होता है ना, इसका ड्यू टू इन्फ्लामेशन या वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, तो ये तो इंटरनल डायमीटर तो कम हो ही गया, इसके अलावा क्या है, ये येलो जो है ना, ये म्यूकस का लेयर फॉर्म होने की वजह से और भी एरिया रिड्यूस हो गया। क्लियर? तो इसमें क्या है, जो पहला रीजन क्या है, की कॉन्सेप्ट अस्थमा का, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन मीन्स क्या, जो आपका ब्रोंकाई जो ट्यूब है, जो ट्यूब है ना, इधर देख रहे हैं ना आप, ये जो दिख रहा है ब्लू में, तो इसका जो ये अंदर का लाइन मतलब जूम किया हुआ ये पार्ट है, जो पाइप जो देखे थे, तो ये क्या हो जाता है, जो आपका कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया। कॉन्स्ट्रिक्ट होगा उसके बाद क्या होता है, म्यूकस सिक्रेशन भी बढ़ जाता है। ठीक है? तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन मीन्स क्या होता है, नैरोइंग ऑफ द ब्रोंकियल ट्यूब्यूल, मीन्स ब्रोंकाई का क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकाइटिस। तो बेसिकली ब्रोंकाइटिस वाला कंडीशन में क्या होता है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। ठीक है? इसके मेन कॉज कौन सा है, मसल कॉन्ट्रैक्शन।
तो हम लोग का कोई भी जो जैसे ब्लड वेसल्स ही है वो कॉन्स्ट्रिक्ट कब होता है, जब मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है। सेकेंड रीजन क्या है, इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन की वजह से भी होता है। एंड थर्ड क्या है आपका, ड्यू टू म्यूकस सिक्रेशन। म्यूकस तो सबको क्लियर है क्या होता है, विस्कस फ्लूइड जो सिक्रेट होता है ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन, उसको क्या बोलते हैं, म्यूकस। ठीक है, देन इट इज फ्लो, एयर फ्लो इज रिड्यूस। तो ये किस पे इंपैक्ट करता है, ये सब कॉजेज एयर फ्लो का मूवमेंट पे। क्लियर। फिर आता है आपका स्टेप वाइज पैथोलॉजी। तो बेसिकली ये क्या है, हमारा जो नॉर्मल था वही सेम चीज ही है। जैसे हमारा ये कौन सा है, लंग्स है। तो लंग्स का जो ब्रोंकाई वाला एरिया था, इसमें क्या था, तो आपका इन्फ्लामेशन भी हो गया, कॉन्स्ट्रिक्ट भी होगा। तो इतना कम स्पेस था, पहले इतना ज़्यादा स्पेस था, तो किधर से ज़्यादा एयर का पासेज होगा, हेल्दी वाला पार्ट से, मीन्स इधर से ज़्यादा जाएगा। तो इसमें क्या होता है, पहले जो जो हमारा एलर्जन था ना, जो भी था, पॉलन ग्रेन, डस्ट, इन्वायरमेंटल फैक्टर, वो क्या करता है, ट्रिगर करता है पहले। ठीक है, ट्रिगर मीन्स क्या, जो एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम जो है एक्टिवेटेड हो जाता है। ठीक है, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा तो क्या होता है, वहाँ से मास्ट सेल जो है वो क्या करता है, हिस्टामिन, ल्यूकोट्रिन, ये सब रिलीज करता है। एंड वो क्या करता है, इन्फ्लामेशन कॉज करता है। इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स बताए थे ना, कौन कौन सा होता है, ब्रेडिकाइनिन के अलावा हिस्टामिन, ये सब बताए थे ना। तो ये रिलीज होगा तो वो क्या कॉज करता है, पहले तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, देन म्यूकस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, एंड म्यूकस जैसे प्रोड्यूस होगा तो एरिया कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, एंड होने की वजह से क्या होगा, जो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, मीन्स एयरवे का पासेज में क्या होगा, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा। तो इसका साइन एंड सिम्टम में कौन कौन सा आता है, बेसिकली जब ये अस्थमा होता है तो कौन कौन सा सिम्टम दिखेगा, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आएगा, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, देन विजिंग, विजिंग मीन्स क्या होता है, विस्लिंग साउंड, मीन्स सांस लेते हैं ना तो थोड़ा साउंड सीटी टाइप का साउंड सुनाई देगा। ठीक है, चेस्ट टाइटनेस, बेसिकली चेस्ट जो है ना टाइट हो जाता है, क्योंकि क्या होता है, तो हवा लेने मीन्स ऑक्सीजन इनहेलेशन एक्सहेलेशन में प्रॉब्लम कॉज करता है। देन कफ प्रोड्यूस होगा, कफ क्यों प्रोड्यूस होगा, क्योंकि एयरवे में क्या हो गया, म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, तो वही हमारा कफ के तरफ निकलता है। ठीक है, कफ और कुछ नहीं, हमारा जो म्यूकस ही है। फिर आता है आपका सीवियर सिम्टम। सीवियर सिम्टम मीन्स क्या, जो जब सीवियरिटी और बढ़ जाता है, उसमें क्या होगा, आपका सीवियर ब्रीथिंग डिफिकल्टी। तो ऑब्वियसली वो भी हमारा अस्थमा में आएगा ना, सबसे पहले वो क्या कॉज करेगा, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम करेगा। इसके अलावा रैपिड ब्रीदिंग, रैपिड ब्रीदिंग मीन्स क्या, जो हमारा बॉडी में ऑक्सीजन कमेगा तो हमको सफोकेशन फील होगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे, जल्दी जल्दी से हाँ सांस लेना शुरू करते हैं। फिर आता है सियानोसिस, इसमें क्या होता है, जो सियानोसिस क्या होता है, ब्लू कलर। ठीक है, तो ये कब होता है, जब हमारे बॉडी में CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ता है ना, तो हम लोग जानते हैं जब O2 का कंसंट्रेशन रहता है तो ब्लड का कलर रेड थोड़ा ज़्यादा रहता है, लेकिन CO2 का बढ़ता है ना तो ब्लड का कलर कैसा होता है, थोड़ा ब्लूइश लगने लगता है, जिसकी वजह से लिप का कलर कैसा हो जाता है, ब्लूइश लिप हो जाता है। देन एंजाइटी फील होगा। ठीक है, एंजाइटी फील होगा, एंड इसकी वजह से क्या होता है, इट रिक्वायर्स इमीडिएट ट्रीटमेंट। ठीक है, तो ये कंडीशन जब सीवियरिटी बढ़ती है तो उस टाइम में क्या होता है, इमीडिएट ट्रीटमेंट का ज़रूरत पड़ जाता है। एंड डायग्नोसिस का देखें तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन चाहिए ही होगा अस्थमा के लिए। देन एस्पायरोमेट्री, जो लंग टेस्ट का, बेसिकली लंग का फंक्शन, जो वाइटल कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम, ये सब डायग्नाइज करता है, जो मीन्स लंग जो है कितना ऑक्सीजन को ब्रीथ कर पाता है एंड एक्सेल आउट कर पाता है, मीन्स क्या, इनहेल कर पाता है एंड CO2 को एक्सेल आउट कर पाता है। देन पीक फ्लो मेजरमेंट, वही हो गया आपका टाइडल वॉल्यूम, रेसिड्यूअल वॉल्यूम। देन एलर्जी टेस्टिंग, मीन्स बॉडी में कोई सा एलर्जन का अटैक हुआ है कि नहीं, वो टेस्ट करेंगे। ठीक है, फिर आता है आपका बेसिक ट्रीटमेंट प्रिंसिपल्स। तो इसका ट्रीटमेंट ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, पहले जो सिम्टम है, मीन्स एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, ठीक है, तो उसको पहले ठीक करना है। तो पहले क्या करना है, सिम्टम को जो सिम्टम दिखा रहा है उसको से छुटकारा पाना है। फिर क्या करना है, जो प्रिवेंट द अटैक, तो वो एलर्जन का जो अटैक हुआ है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो मास्ट सेल जो है, जो हमारा इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स को प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको रोकेगा। देन इम्प्रूव लंग फंक्शंस, तो ये दोनों रोकेंगे तो ऑलरेडी क्या होगा, जो कंडीशन नॉर्मल हो जाएगा एंड लंग जो है
नॉर्मल फंक्शनिंग परफॉर्म करेगा। फिर आता है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में कौन सा मेडिसिन के थ्रू जो ट्रीटमेंट करेंगे, तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ब्रोंको डायलेटर देंगे। ठीक है, तो ब्रोंको डायलेटर क्या करता है, हमारा एयर जो वेंट पाइप था बेसिकली, तो उसको क्या करेगा, पहले क्या था कॉन्स्ट्रिक्ट था, उसको वो क्या करेगा, डायलेट करेगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो स्पेस बढ़ेगा एंड एयर का मूवमेंट फिर से नॉर्मल हो जाएगा। कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे तो वो क्या करता है, इन्फ्लामेशन को कम कर देता है। इन्फ्लामेशन कम होगा तो जिसकी वजह से क्या होता है, म्यूकस सिक्रेशन भी कम हो जाएगा। ठीक है, एंड एंटीहिस्टामिन्स वो देंगे तो क्या होगा, एलर्जी जो हो रहा था एलर्जेंस के एक्सपोजर में वो कम हो जाएगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा अस्थमा वाला कंडीशन सही हो जाएगा। तो इसमें जो मेडिसिन जो प्रीफर होता है ज़्यादातर, तो सल्ब्यूटामोल एज ए ब्रोंकोडाइलेटर के तौर पे देते हैं। जो ब्लड जो हमारा क्या था, ब्रोंकोडाइलेटर मीन्स जो ब्रोंकाई जो कॉन्स्ट्रिक्ट था उसको क्या करेगा, डायलेट करेगा। देन बेल्कोमेथासोन, तो ये क्या करता है, स्टेरॉयड है, तो ये क्या करेगा, हमारा इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करेगा। एंड मोंटेलुकास्ट ये एंटी एलर्जिक मेडिसिन है जो एलर्जी रिस्पॉन्स को कम कर देता है। फिर आता है आपका नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट हम लोग कब करेंगे, जब हम लोग मेडिसिन के तरफ नहीं जाएंगे, जब ये माइल्ड टू मॉडरेट रहता है ना, उस वक्त हम लोग ये प्रीफर करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, जो एलर्जन से जितना दूर रहें, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, इन्हेलर्स जो प्रॉपर उसके लिए है उसका यूज करना है, एज ए ब्रोंकोडाइलेटर का काम करता है। एंड मेंटेन द क्लीन इन्वायरमेंट, मीन्स जिस जगह पे है वो एरिया साफ हो, क्योंकि ज़्यादातर ये डस्ट या पॉलन ग्रेन से होता है। एंड ब्रीथिंग एक्सरसाइज, तो ब्रीथिंग से रिलेटेड जो एक्सरसाइज योगा है वो प्रीफर करें। तो इसका प्रिवेंशन जो है बेसिकली क्या है, अवॉइड डस्ट एंड स्मोक। तो डस्ट और स्मोक वाला एरिया को अवॉइड करना है। यूज मास्क फॉर इन पॉल्यूटेड एरिया, मीन्स ऐसा कोई एरिया में हम जाते हैं जिधर पॉल्यूशन ज़्यादा है, तो वहाँ क्या है, मास्क जो है वो पहन के जाना है। देन रेगुलर मेडिटेशन, बेसिकली जो मेडिटेशन प्रॉपरली करना है। देन हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो अप करना है। उससे रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशन है, जो अगर पहले क्या होता है, नॉर्मल अस्थमा होता है एक्यूट, वो क्या होगा, अगर ट्रीटमेंट नहीं होगा तो वो क्या होता है, आपका सिवियरिटी धीरे धीरे बढ़ते जाएगी। जिस फाइनली क्या करेगा, अगर हम लोग फिर भी नहीं ट्रीट करवाते हैं टाइम पे, तो रिस्पायरेटरी फेल्योर हो जाएगा। मीन्स ट्रीटमेंट फेल, हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है काम करना बंद कर देगा, एंड जिसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन का सप्लाई बंद होगा एंड फाइनली पेशेंट का डेथ हो जाएगा। तो ये क्या करता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी रिड्यूस कर देता है। तो अस्थमा बेसिकली क्या है, इट इज़ ए क्रोनिक एयरवे डिजीज। क्या होता है, जिसमें ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करता है, एंड इट इज मेनली कॉज बाय इन्फ्लामेशन एंड ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। तो ये दो फैक्टर रहता है जो अस्थमा को कॉज करता है। पहले कौन करता है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन फॉलोड बाय इन्फ्लामेशन, एंड उसके बाद क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा तो म्यूकस प्रोडक्शन भी होता है। तो इसका सिम्टम कौन कौन सा आता है, वीजिंग, ब्रेथलेसनेस। तो वीजिंग तो समझ ही गए, विस्लिंग साउंड जब आता है ड्यूरिंग ब्रीदिंग। एंड ब्रेथलेसनेस मतलब क्या हो गया, जो बेसिकली क्या होता है, हम लोग को ऑक्सीजन को लेने में प्रॉब्लम होता है, मीन्स इनहेलेशन एक्सहेलेशन में प्रॉब्लम होता है। एंड इसको जो मैनेज हम लोग कैसे करते हैं, जो भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे के, देन एंटी एलर्जिक मेडिसिन लेके, ठीक है, एंड ब्रोंकोडाइलेटर का यूज करके। तो इसके अलावा जो लाइफ स्टाइल चेंजेस फॉलो करके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।